गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट हमने गैसेस स्टेट कंप्लीट की थी। गैसेस स्टेट में जो अणु होते हैं वो दूर दूर होते हैं, उनकी गति भी बहुत ज़्यादा होती है, उनको अपन कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब संपीड़ित कर सकते हैं। आज की क्लास में हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसे लिक्विड स्टेट बोलते हैं। लिक्विड स्टेट मीन्स द्रव अवस्था। जो अणु होते हैं, परमाणु होंगे या जो भी पदार्थ होगा, इस यूनिट में अपन पढ़ेंगे कि द्रव अवस्था के गुण क्या होंगे, कितने प्रकार के द्रव क्रिस्टल्स आएंगे अपने पास। तो द्रव अवस्था के बारे में अपन को पढ़ना है। तो देखो, जो गैस के अणु होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है वो दूर दूर होते हैं। पहला तो ये कि वो दूर दूर होते हैं, ठीक है। जबकि द्रव के अंदर अणुओं के मध्य कुछ आकर्षण बल होते हैं, उसके कारण क्या होते हैं, ये अणु पास पास में उपस्थित होते हैं। अणु पास पास में उपस्थित होते हैं, इसके कारण द्रव का क्या होता है कि निश्चित आयतन हो जाता है। देखो, जो गैस होती है उसका आकार क्या होता है, निश्चित नहीं होता, आयतन भी निश्चित नहीं होता है, ठीक है। आयतन भी निश्चित नहीं होता है और आकार भी निश्चित नहीं होता है। जबकि जो द्रव अवस्था होती है, अपनी द्रव अवस्था होती है, उसका क्या होगा, आकार तो निश्चित नहीं होता। मतलब देखो, पानी है अपने पास में, उसको तुम मटके में डालोगे तो मटके का आकार ले लेगा, उसको ग्लास में डालोगे तो ग्लास का आकार ले लेगा, पाइप से गुजरेगा तो पाइप का आकार ले लेगा। मतलब जो आकर्षण बल है वो इतने ज़्यादा भी नहीं है कि उसको एक ही आकार दे के रखे ठोस की जैसे, और इतने भी वीक नहीं है आकर्षण कि वो दूर दूर रहें और उनका कोई आयतन निश्चित ना हो। तो आकार तो द्रव का निश्चित नहीं होता, लेकिन आयतन निश्चित होता है। आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। तो जो आकर्षण बल होते हैं उन्हीं का सारा ये प्रभाव होता है। तो आकर्षण बल जितने प्रबल रहेंगे, आकर्षण बल जितने प्रबल रहेंगे अपने पास में, जितने ज्यादा रहेंगे पदार्थ की आकृति व आयतन क्या होगा, निश्चित होगा। पदार्थ की आकृति व आयतन क्या होगा, निश्चित होगा। तो अपन कह सकते हैं कि जो ठोसों में होता है आकर्षण बलों का मान, बल देखो, जो ठोस अवस्था होती है उसमें अणु एक निश्चित आकृति में रहते हैं। जैसे बर्फ देखी होगी, बर्फ की एक निश्चित आकृति होती है, ठीक है। जबकि पानी को जिसमें डालोगे उसमें वो आकृति ले लेगा, और गैस का कोई आकार भी निश्चित नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आकर्षण बल ठोस में सबसे ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, फिर द्रव में ज्यादा होंगे, और फिर गैस में ज्यादा होंगे। जो आकर्षण बल हैं वो ठोस सबसे ज्यादा होंगे, द्रव में सबसे कम होंगे, और फिर गैस में सबसे कम होंगे। तो ये आकर्षण बल कौन से होते हैं अपने पास में, अभी आगे अपन पढ़ेंगे। देखो, इसके बाद जो लिक्विड स्टेट होती है, लिक्विड स्टेट में एक तो अपन ने सीखा कि इसका आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। दूसरा, जो गैस को अपन कंप्रेस कर सकते हैं, संपीड़ित कर सकते हैं। देखते हो, एक सिलेंडर में गैस को अपन भर देते हैं, ठीक है, और अगर वो लीक होगी तो वो चारों तरफ फैल जाती है। तो मतलब उस इतनी सारी गैस को अपन एक छोटे से सिलेंडर में भर सकते हो। तो गैस को संपीड़ित किया जा सकता है। लेकिन द्रव को कभी दबा के देखना, कभी उस पर मुक्का मार के देखना उसकी सतह पर, या कोई बहुत ऊंचाई से द्रव पे गिरेगा तो देखना वो पत्थर के जैसे लगेगा। मतलब जो द्रव की सतह होती है उनको अपन दबा नहीं सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लगा सकते हैं द्रव पे। तो द्रव क्या होता है, संपीड़ित नहीं होता है, जबकि गैस बहुत संपीड़ित हो जाती है। ठोस को तो जानते हो, जैसे ये ठोस है, ये ठोस पदार्थ है, तो इसको मैं दबा नहीं सकता हूं कि ये टूट जाएगा। अगर मैं इसको ज्यादा जोर से दबाऊंगा तो ये टूट जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, दूसरा अपन ने पढ़ा कि जो द्रव होते हैं वो संपीड़ीय नहीं होते हैं, जबकि ठोस और गैस में से गैस संपीड़ित होती है, ठोस तो बिल्कुल नहीं होता।
द्रव भी न के बराबर नगण्य क्या होता है, संपीड़ित होता है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, यही अपन डिस्कस करेंगे। देखो यहां पर गैस है, यहां द्रव है और ये ठोस है, ठीक है। तो इनके अणुओं की जो ज्यामिति होती है, आकृति होती है, वो कैसे होती है। जैसे गैस का एक अणु एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ऐसे है। द्रव में अणु बिल्कुल ऐसे है, ठीक है। ठोस में और भी पास पास में है, ठीक है। इस टाइप से देखो अब मैं इसको अगर दबाऊंगा तो इसके बीच में देखो कितना सारा वेकेंट स्पेस है, इस गैस के अणुओं के बीच में ये वेकेंट स्पेस है बहुत सारा। तो अगर मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये आसानी से संपीड़ित हो जाएगी। दूसरी चीज, इसको मैं अगर प्रेस करूंगा तो ये बहुत कम संपीड़ित हो पाएगी, क्योंकि इसके बीच में जो खाली स्थान है वो बहुत कम है, जो खाली आयतन है वो बहुत कम है, जबकि ठोस में तो बिल्कुल नहीं है। तो ठोस तो बिल्कुल भी संपीड़ित नहीं होते हैं। द्रवों को थोड़ा बहुत न के बराबर अपन संपीड़ित कर सकते हैं। और तीसरा, गैस तो बिल्कुल संपीड़ित हो सकती है। तो पहला पॉइंट अपन ने पढ़ा कि इनके बीच में जो आकर्षण बल होते हैं वो गैस में सबसे कम होते हैं, द्रव में सबसे ज़्यादा होते हैं, वो सब मीडियम होते हैं, और ठोस में सबसे ज़्यादा होते हैं। इस कारण गैसों का आकार आयतन दोनों निश्चित नहीं होता, द्रव का केवल आयतन निश्चित होता है और ठोस का आकार आयतन दोनों निश्चित होता है। इसके बाद तापीय प्रसार अपन देखते हैं, मतलब ताप बढ़ाओगे तो कैसे होगा। अब देखो, अगर मैं इसका ताप टेम्परेचर को इंक्रीज करूं, टेम्परेचर को इंक्रीज करूं तो क्या होगा, सबकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, सबकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी अणुओं की। तो अगर मैं ताप बढ़ा रहा हूं तो इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण देखो इनके बीच में वैसे आकर्षण नहीं है, तो ये क्या होंगे, बहुत ज्यादा इनकी वेलोसिटी होने लग जाएगी, ये चारों दिशाओं में इधर से उधर होने लग जाएंगे। मतलब ताप बढ़ाने पर अणुओं की ऊर्जा बढ़ेगी तो इनके बीच में क्या होगा, आकर्षण बल कम होंगे। तो पहले ही कम है और ताप बढ़ाओगे तो बिल्कुल कम हो जाएंगे। इसके बाद देखो जो द्रव है, द्रव थोड़े बहुत आकर्षण बलों से बंधे हुए रहते हैं। थोड़े बहुत आकर्षण बलों के कारण जैसे ही ताप बढ़ाओगे इनके बीच में भी दूरी आने लगेगी। जैसे अपन पानी को गर्म करते हैं तो पानी गर्म होने के बाद वाष्प में बदलने लगता है, मतलब उसके अणु दूर दूर होने लगते हैं। ऐसे ही ठोस में बर्फ को गर्म करोगे तो वो पानी में बदलने लगेगा। मतलब सभी पदार्थ की अवस्थाओं में जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं तो आकर्षण बलों के मानों में क्या आती है, आकर्षण बल के मान कम होते हैं। इसके कारण क्या होता है, तापीय प्रसार होता है, जिसके कारण तापीय प्रसार होता है। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट था कि ये संपीड़ित नहीं होते, इनका आकार आयतन, और तीसरा तापीय प्रसार अपन ने देखा। तो अब अपन बात कर रहे हैं बार बार इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की, कि आकर्षण बल जिनके कारण ये घटनाएं घट रही है वो क्या होते हैं। तो अब अपने पहली स्टडी होगी आकर्षण बलों की। ये एक अपना जस्ट ओवरव्यू था पूरे यूनिट का, कि उसमें अपन को द्रवों के बारे में पढ़ना है कि उनकी संरचना कैसे होती है, इनके बीच में आकर्षण बल कैसे होते हैं, इनकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती है। फिर अपन लिक्विड क्रिस्टल पे जाएंगे। तो पहला अपना टॉपिक आएगा इस यूनिट का इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अंतराण्विक बल। अंतराण्विक बल, देखो अंतराण्विक बल क्या होते हैं। एक अणु है अपने पास में और एक ये दूसरा अणु है, ये तीसरा अणु है, ये चौथा अणु है। इन अणुओं के मध्य जो आकर्षण होता है, इन
अणुओं के मध्य जो आकर्षण होता है या प्रतिकर्षण होता है वो अंतराण्विक बल होते हैं। मतलब एक अणु और दूसरे अणु, एक इंटर होता है, एक होता है इंट्रा होता है। इंटर क्या होता है? अणु के मध्य ही कुछ होना, और इंट्रा का मतलब होता है एक से ज्यादा अणुओं के मध्य जो भी चीजें हो रही है। तो अपन लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन देंगे अपन, दो या दो से अधिक अणुओं या परमाणुओं के मध्य उपस्थित आकर्षण या प्रतिकर्षण बलों को अंतराण्विक बल कहते हैं। ठीक है, मतलब जो अणुओं व परमाणुओं के मध्य उपस्थित आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होते हैं, दो या दो से अधिक, उनको अपन अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं। अब ये आकर्षण बल देखो, जो द्रव और गैस अवस्था होती है उसमें कम होते हैं, तो इनको दुर्बल आकर्षण बलों की श्रेणी में या दुर्बल बलों की श्रेणी में भी डाला जा सकता है। तो अपन लिखेंगे गैस व द्रव अवस्था के लिए इन बलों का मान कम होता है, अर्थात गैस व द्रव अवस्था के लिए ये बल दुर्बल होते हैं। गैस व द्रव अवस्था के लिए ये बल दुर्बल होते हैं। तो वीक जो अणु है, एक ही अणु है, इन दोनों के बीच में जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा वो कौन सा होगा? दुर्बल कैटेगरी का होगा। इन बलों का एक दूसरा नाम भी होता है सहसंजक बल, कोहेसिव फोर्सेज। गैस व ठोस के लिए जो बल हो रहे हैं उनको सहसंजक बल भी कहते हैं। तो अपन लिखेंगे नेक्स्ट, इन बलों को सहसंजक बल भी कहते हैं। इन बलों को सहसंजक बल भी कहते हैं। तो ये टॉपिक समझ में आ रहा है कि इंट्रा जो अपने पास में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज वो क्या होते हैं? दो या दो से अधिक अणुओं या परमाणुओं के मध्य जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होते हैं उनको अपन इंटरमोलिकुलर फोर्सेज कहते हैं। जो गैस और द्रव अवस्था होती है उसके लिए इन बलों का मान दुर्बल होता है, तो इनको सहसंजक बल भी बोला जाता है। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे कि इन बलों की उत्पत्ति कैसे होती है, मतलब ये बल कैसे आकर्षण या प्रतिकर्षण करवाते हैं अणुओं के मध्य। ये आकर्षण कैसे होगा, प्रतिकर्षण कैसे होगा, ठीक है, अवस्था कैसे अपने पास में आएगी। तो अपन लिखेंगे नेक्स्ट, अंतरा आणविक बलों की उत्पत्ति। ठीक है, अंतरा आणविक बलों की उत्पत्ति। देखो, जब अणुओं या परमाणुओं के मध्य पारस्परिक क्रियाएं होती है, मतलब
ये एक अणु दूसरे के समीप आया तो कुछ ना कुछ क्रिया होगी। जैसे अगर एग्जाम्पल दूं, तुम नई नई क्लास में आए हो, फर्स्ट ईयर में आके बैठे हो, शुरू में तुम किसी को भी नहीं जानते हो। जैसे जैसे तुम किसी के पास लगातार बैठोगे, उससे थोड़ी थोड़ी बातें करोगे, तुम्हारे अंत क्रियाएँ होंगी, तुम कॉपी एक्सचेंज करोगे, तुम नोटबुक इधर से उधर करोगे, पेन एक्सचेंज कर रहे हो, टिफिन खा रहे हो एक दूसरे का, इससे क्या होगी, वो क्रियाएं हुई। नोटबुक एक्सचेंज करना, टिफिन खाना, बातचीत करना, हंसी मजाक करना, ये सब क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं के कारण क्या होगा, तुम्हारे बीच में आकर्षण आएगा। अगर तुम अच्छे से बात करोगे, अच्छे से बिहेव करोगे, शेयरिंग करोगे, तब तो तुम आकर्षित होंगे एक दूसरे से, तो तुम्हारा जो आकर्षण आएगा तो तुम्हारे एक बॉन्ड बनेगा, जो कि अपन फ्रेंडशिप बोलते हैं, दोस्ती बोलते हैं। या तुम्हारे पास तुम आके नए नए बैठे हो और तुम किसी से लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, आते ही पहले दिन उससे बदतमीजी से बातें कर रहे हो, तो क्या होगा, वो तुम्हारा बॉन्ड नहीं बन पाएगा। तो वहां पर क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, तुम अगली बार उसके पास नहीं बैठ पाओगे या वो तुम्हारे पास नहीं बैठ पाओगे। तो अणु और परमाणु जब समीप आते हैं तो उनके मध्य पारस्परिक क्रियाएं होती है। इन क्रियाओं के कारण ही क्या होता है, अंतरा आणविक बलों की उत्पत्ति होती है। तो अपन लिखेंगे यहां पर, जब अणु या परमाणु एक दूसरे के समीप आते हैं तो उनके मध्य पारस्परिक क्रियाएं होती है, जिनके कारण अंतरा आणविक बल उत्पन्न होते हैं। अब यहां पर अपन केवल और केवल आकर्षण बलों की बात करेंगे। देखो, प्रतिकर्षण का मतलब क्या है, दूर दूर होना, तो प्रतिकर्षण होगा तो ठोस अवस्था नहीं आ पाएगी, द्रव अवस्था नहीं आ पाएगी, और गैस भी कंप्लीट प्रतिकर्षण नहीं होते कि हमेशा प्रतिकर्षण ही होता है, आकर्षण ही पढ़ते हैं अपन। तो यहाँ पर अपन आकर्षण पढ़ेंगे। तो आकर्षण बल किन क्रियाओं के कारण उत्पन्न होंगे वो अपन एक एक करके पढ़ेंगे। तो लिखेंगे, अंतरा आणविक आकर्षण बल निम्न पारस्परिक क्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। निम्न पारस्परिक क्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। देखो, तुम्हारी जो दोस्ती हो रही है, मैं बताया कैसे कैसे हो सकती है। तुम नोटबुक एक्सचेंज करोगे, तुम पेन वगैरह एक्सचेंज करोगे, तुम अपनी सीट दोगे उनको, तुम उनसे बात करोगे, टिफिन एक्सचेंज करोगे, उनकी हेल्प करोगे, कोई रास्ता नहीं पहचान रहा उसको रास्ता बताओगे कि ऐसे ऐसे आना, शॉर्टकट है ये। तो ये सब चीज़ें क्रियाएं होती है एक फ्रेंडशिप बनने के लिए। एक जब फ्रेंडशिप बनती है तो ये सब चीज़ों से होके गुजरती है। वो कि क्लास में बैठे हो, पहले अनजान हो, एक दूसरे की तरफ देख रहे हो, स्माइल कर रहे हो, तो ये सब क्रियाएं हैं। इसके कारण ऐसा ही अणुओं के मध्य भी होता है। जो आकर्षण बल होते हैं वो कैसे कैसे डेवलप हो सकते हैं वो अपन एक एक करके देखेंगे। तो देखो, अपने पास कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है। पहला जो अपने पास आता है, आयन द्विध्रुव पारस्परिक क्रिया, मतलब आयन और एक डाइपोल के मध्य जो क्रिया हो रही है वो। दूसरा आएगा आयन प्रेरित द्विध्रुव
पारस्परिक क्रिया, थर्ड अपने पास आएगा द्विध्रुव द्विध्रुव पारस्परिक क्रिया, या अभिन्यास भी बोलते हैं इसको। प्रभाव, ठीक है, ये तीन हुए। फिर चौथा आता है अपने पास द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव पारस्परिक क्रिया, इसको बोलते हैं या प्रेरणिक प्रभाव। और लास्ट जो अंतरा आणविक आकर्षण बलों की उत्पत्ति का कारण होता है वो होता है प्रेरित द्विध्रुव पारस्परिक क्रिया। ये 5 क्रियाओं के कारण जो आपस में अणुओं के मध्य होती है, इनके कारण क्या होता है, आकर्षण बलों की उत्पत्ति होती है। इन 5 को अपन को पढ़ना होगा, एक एक को अपन समझेंगे कि द्विध्रुव आयन द्विध्रुव क्या होता है, आयन प्रेरित द्विध्रुव क्या होता है, द्विध्रुव द्विध्रुव पारस्परिक क्रिया क्या होती है, प्रेरित द्विध्रुव द्विध्रुव पारस्परिक क्रिया, और लास्ट वाली प्रेरित द्विध्रुव पारस्परिक क्रियाएं क्या होती है। तो अपन एक के बाद एक इनको पढ़ेंगे, 1 बाय 1 इनका स्टडी करेंगे अपन। देखो पहली लेते हैं अपन फर्स्ट लेते हैं अपन आयन द्विध्रुव आयन द्विध्रुव पारस्परिक क्रिया, ठीक है। इंग्लिश में अपन लिखेंगे आयन डाइपोल इंटरेक्शंस। आयन डाइपोल इंटरेक्शन, देखो आयन तो सीधा सीधा है, कोई भी पॉजिटिव या कोई भी नेगेटिव परमाणु या अणु जिसपे क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो। जैसे मैं बोला H+, NH4 पॉजिटिव, O2 माइनस, ठीक है, Cl माइनस, ये सारे क्या है, या तो परमाणु है ऋणात्मक या धनात्मक, या अणु है, अणु ले लो, और H3O+, ClO3 माइनस, ये सारे अणु परमाणु है जिन पे क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है। जब भी किसी स्पीशीज पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है तो वो क्या बन जाता है, आयन कहलाता है, ठीक है। और डाइपोल क्या होते हैं, देखो डाइपोल मतलब 2 ध्रुव बने हुए होते हैं, डाइपोल द्विध्रुव मतलब 2 ध्रुव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ध्रुव। जैसे मैं लिया HCl का एग्जाम्पल लिया, HCl लिया तो इसमें ये क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव क्योंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, और डेल्टा नेगेटिव, तो मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूँ, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये हुआ डाइपोल। ऐसे वाटर भी डाइपोल होता है, देखो HOH पानी है, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव, तो इसको अपन ऐसे दिखा सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। ये भी अपने पास एक
डाइपोल है। ऐसे ही HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, तो ये भी अपने पास में एक डाइपोल है। तो डाइपोल में क्या होंगे, दो ध्रुव बने रहेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज का और एक नेगेटिव चार्ज का। और जो आयन होंगे उनमें क्या होगा, कोई भी पॉजिटिव होगा परमाणु या अणु पे या नेगेटिव होगा, तो वो होंगे, ये सारे हैं आयन और ये सब हैं द्विध्रुव। ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि द्विध्रुव क्या होते हैं, आयन क्या होते हैं। तो ये तो सारे द्विध्रुव हैं और ये आयन है अपने पास में। तो देखो द्विध्रुव और आयन की पारस्परिक क्रिया कैसे होती है। जैसे मान लो ये एक H पॉजिटिव आयन है कोई भी, ये जैसे ही किसी डाइपोल के आएगा तो पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को। तो नेगेटिव को करेगा तो इसके बीच में क्या होंगे, आकर्षण बल जनरेट होंगे, इन दोनों के बीच में आकर्षण बल जनरेट होंगे। ऐसे ही मान लो ये एक नेगेटिव है, ये एक नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव के साथ क्या करेगा, आकर्षण करेगा, ये पॉजिटिव के साथ आकर्षण करेगा, तो इसको बोलेंगे अपन आयन। ये होगा डाइपोल, ये भी आयन है और ये होगा डाइपोल। तो इनके बीच में क्या होगा, ये जो होगी वो क्या होगी, आयन डाइपोल क्रिया, पारस्परिक क्रिया या इंटरेक्शन। ठीक है, तो जब एक आयन एक किसी द्विध्रुव के समीप आता है तो द्विध्रुव अपने आप को इस प्रकार विन्यासित करता है कि जो आयन का आवेश है उसके विपरीत आवेश वाला पोल ध्रुव किसके समीप आ जाए, आयन के पास में आ जाए। तो इस क्रिया की अपन डेफिनेशन क्या देंगे, देखो देखो इसकी डेफिनेशन देंगे अपन। जब एक आयन के समीप में कोई द्विध्रुव आता है तो आयन व द्विध्रुव इस प्रकार विन्यासित होते हैं कि आयन के विपरीत आवेशित ध्रुव समीप आ जाए। ठीक है, जैसे अभी मैंने बनाया था, ये एक पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है, तो जो द्विध्रुव होगा वो किस प्रकार से अभिविन्यासित होगा, देखो इधर नेगेटिव आएगा और इधर पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव आएगा इधर पॉजिटिव आएगा। तो ये तो अपना क्या हुआ, आयन हुआ